अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। यूं तो सारा रिजल्ट आ गया है और अखिलेश यादव ने बाकायदा वोटरों को धन्यवाद भी किया कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, उसके लिए मैं वोटरों का धन्यवाद करता हूं। अब सवाल यह है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा, जो सीटें बढ़ी, वो ईवीएम के द्वारा ही तो बढ़ी हैं। इसका मतलब ईवीएम में जो उनको 100 से अधिक सीटें मिली वो संतुष्ट थे, तभी उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन अब वो इस ईवीएम को लेकर देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ खबरें आई हैं और उस खबरों के अनुसार ईवीएम बदली गई हैं। एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई पता नहीं है कि कौन दो लोग बात कर रहे हैं। वो लोग बात कर रहे हैं कि हम जी पीठासीन अधिकारी थे और ईवीएम बदली गई। अब उसको आधार बनाकर ये अखिलेश यादव जी शिकायत कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से वो ऑडियो बनाई गई है, बात समझिए, जब उसको वायरल कर दिया, ऐसे तो मैं बना दूं, कोई भी दो आदमी बोल रहे हैं जिसकी शकल नहीं, कुछ नहीं, फोन नंबर नहीं, और उसको वायरल कर दो। हालांकि आपको बताऊं, अब अगर संज्ञान आएगा, अभी तक पुलिस जो है लगी हुई थी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया में, खोजने पे आएगी तो उन व्यक्ति को खोज ही डालेगी। और ऐसे एक टीचर को खोज निकाला है, अभी वो जेल में गए हैं, पता तो इनका भी चल जाएगा। आप जो है एक विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप यदि पीठासीन अधिकारी हैं, यदि आपकी ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगी है, तब आपको न्यूट्रल रहकर काम करना चाहिए और आपके मुंह से कोई भी इस तरह की बात निकलनी ही नहीं चाहिए। किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा। अब ये जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें चलती हैं, इसको बोलते हैं अफवाह, और कोई अफवाह फैलाए ये अपराध है। अब कौन दो व्यक्ति हैं, वो जब पकड़े जाएंगे, खोजबीन होगी और जब उनकी सिकाई होगी तो बताएंगे किसके कहने पे ये किया है। क्योंकि इस तरह की साजिशें, ये बहुत ओछी हरकत हो गई और ईवीएम को लेकर लोग पक गए कि भाई अब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद सरकार बन जाती है, बाद में अब ईवीएम का रोना छोड़ते नहीं हो। आपको कोई जरा सा कोई इधर उधर की खबर दे दे, आप एक पार्टी के प्रमुख हो या क्या हो। सवाल यह है कि आप ये जो अब रिजल्ट आए हैं इसको स्वीकार करो, शांति से बैठो अब। और अखिलेश यादव जी के बारे में तो ये खबरें आ रही हैं, देख रहे हैं कि करहल छोड़ करके वापस वो फिर आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। मतलब एमपी भी हैं, एमएलए के चुनाव लड़ लिए, अब विधायक भी हो गए। उनको लगता है दोनों हाथ में लड्डू है तो छोटे वाला लड्डू छोड़ दो, क्या जरूरत है। इनके लिए चुनाव प्रक्रिया एक खेल है, असल में ये एक खिलवाड़ हो रहा है हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से। अब आप समझिए कितना पैसा खर्चा होता है इलेक्शन में, लेकिन इनको तो लगता है खेल है, 2 सीट से खड़े हो जाएंगे, इतनी प्रक्रिया होगी, 1 सीट छोड़ देंगे। अभी आप देखिए आजमगढ़ से ये सांसद हैं, इनको लगता है विधायकी छोटी है, छोड़ो, सरकार तो अपनी बनी नहीं रही। इसी तरह से इनके जो चचा जान हैं, वो चचा जान भी यही कर रहे थे, सांसद भी हैं रामपुर से और वो विधायकी भी लड़े, विधायकी जीत गए। उनको लगता है ये तो अपनी सीट है ही है, यहां से किसी अपने और चेले चपाटे को जिता दो और रामपुर के विधायक आप बने रहो। आजम खान साहब यही कर रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने चुनाव प्रक्रिया को खिलवाड़ समझ लिया है। जो देश का पैसा लाखों रुपया खर्च होगा, पीठासीन अधिकारी लगाए जाएंगे, चुनाव की ड्यूटी चलेगी, पुलिस लगेगी, फिर वोटों की गिनती होगी, कितना अमला गवर्नमेंट का खर्च होगा, इनकी जेब से क्या जाएगा, मामूली सा पैसा जाता है जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि पहले तो अखिलेश यादव से अगर ये कोई सी सीट छोड़ते हैं, मान लीजिए करहल छोड़ते हैं, जितना खर्चा हुआ हो उस सीट के चुनाव प्रक्रिया में, ये सब अखिलेश यादव से लेना चाहिए कि भैया ये पैसा आप दीजिए, आप क्यों इस्तीफा दे रहे हो, क्यों आप इस सीट को छोड़ के जा रहे हो। आपको पहले सोचना चाहिए था, और मैं बताऊं पहले इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है इस देश में, तो ये देखिए नियम क्या है। उसके लिए नियम है कि पहले आप नौकरी से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद एनओसी लीजिए, तब आप चुनावी प्रक्रिया में आएंगे। हार गए तो नौकरी भी गई और आप घर बैठे हैं, जीत गए तो नेता बन ही गए। जब सरकारी कर्मचारी को यह छूट नहीं है तो नेताओं को यह छूट क्यों है कि वो एमएलए रहते हुए एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं, एमपी रहते हुए एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं।
वो एमएलसी होते हुए मंत्री भी बन सकते हैं, वो नहीं भी बन सकते हैं। मतलब मजाक सा बना रखा है। एक ही देश में दो तरह के कानून, एक व्यक्ति पर कोई कानून लगता है, दूसरे व्यक्ति पर कोई कानून लगता है। अखिलेश यादव जी जिस टाइप के नेता अब ये कर रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो यह है कि इनके सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तो आधार हो। ममता बनर्जी आती है पश्चिम बंगाल से, वो नई बात करती हैं कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराई जाए। भैया इस बारे में कितनी बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने बाकायदा क्लियर कर दिया, देश के जो आईटी प्रोफेशनल है उन्होंने क्लियर कर दिया। चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी, किसको नहीं पता कि ये ईवीएम हैक नहीं हो सकती। उसके बावजूद दुनिया में भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता इसमें भ्रम फैला रहे थे उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद भी वो कह रहे थे जहाँ साहब ये बीजेपी वाले ये वोटों की गिनती के आसपास खड़े हो जाएंगे और इससे तो ईवीएम हैक हो जाती है। फिल्मी बातों को ये यहां अप्लाई करते हैं, इनको ये नहीं पता कि ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। लेकिन इन्होंने मजाक बना रखा है और अब अपनी खींच दिखा रहे हैं। अरे भाई, या तो आप ऐसा करते कि अखिलेश यादव जी अपनी चिट्ठी में लिखते कि मेरी जो ये 125 सीटें आई हैं, मैं नहीं मानता कि ये फेयर है, मुझे इसमें शंका है और ये वोटों की गिनती पे मुझे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। मत मानो ना, आप देखेंगे विधायक सब अभी थोड़े दिन में शपथ ले लेंगे। सवाल जब उठाना है जब सरकार नहीं बन रही, सरकार बन रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 7 चरण में चुनाव हुआ, कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि इनको यह भ्रम था कि सरकार तो हमारी ही बन रही है। तब ये क्या कर रहे थे? तब ये सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे थे, हमारी सरकार आएगी तो 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले हिसाब किताब करेंगे। वो अहंकार की भाषा होती है। अब अहंकार की वजह से ये होता है जो हुआ है कि ये जो परिवारवाद है, ये परिवारवाद के कारण इनको लगता ही नहीं है, इनको लगता है कि हम तो एक ऐसे खानदान में जन्म ले लिए, बस हमारा अधिकार है, हमारी सत्ता रहनी चाहिए। ये कौन आ गया भगवाधारी एक संत, इसका क्या मतलब है सरकार में आने का? इनके पेट में दर्द ये है कि ये जो लोग हैं जो निचले स्तर से उठकर ऊपर तक आ गए, मोदी जी एक छोटे से परिवार में पले बड़े, आज पीएम बन गए, ये सहन नहीं हो रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश को अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों से सहन नहीं हो रहे। उनको लगता है एक भगवाधारी संत जो एक केवल महंत थे, वो कैसे नेता बन गए, कैसे वो जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे वो सीएम बन गए। लेकिन अब अखिलेश यादव जी आप ध्यान से सुन लो, उत्तर प्रदेश की इस बार की 2022 की विधानसभा चुनाव ने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेता बन चुके हैं पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के। और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उसमें जो जातीय समीकरण की बात करने वाले लोग हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक वो समझ रहे हैं। और इसका मतलब आपको बता दूं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट पक्का हो गई, जैसा गुजरात में। अब हिलाने वाला कोई नहीं है, योगी जी को भी कोई नहीं हिला सकता। और हो सकता है ये आपकी दिक्कत हो, आपको लग रहा है कि इस बार अभी तो 27 आएगी तो भी अब समाजवादी या किसी वादी का नंबर नहीं है, क्योंकि अब परिवारवाद समाप्त होने जा रहा है। ये परिवारवाद का समय गया। एक कांग्रेस था, वो देखो गांधीवादी लोग हैं, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आई थी यूपी में, और एक पहले राहुल गांधी के बेस पे चुनाव लड़ा था, अब की बार लोग कह रहे थे प्रियंका गांधी के नाम पे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। पब्लिक ने नकार दिया है, देश में इस विचारधारा को नकार दिया गया है कि परिवारवाद ये जो चल रहा है अब ये एंड। पहले राजा महाराजा होते थे, फिर रियासतें होती थी, सब खत्म हो गई। अब ये एक परिवार की पार्टियां जो चला रहे हैं लोग, ये नहीं चलने का है। लोग समझते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक पार्टी यदि कोई है तो वो इस समय भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता और देश के कोने कोने की जनता अब आ रही है। आप ईवीएम को लेकर रोना रोइए, 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी सीटों के साथ केंद्र में भी फिर से सरकार बनाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। और अखिलेश यादव जी, आपको याद रखना चाहिए कि खाली ये चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था,
यही ईवीएम बाकी 4 राज्यों में भी थी, जहां आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है और बाकी 3 राज्य जो ऐसे हैं जहां भाजपा की बनने जा रही है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो क्या आप ही सबसे ज्यादा अकलमंद आप ही हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप ही को है? तो बाकी विपक्षी दल के लोग भी आप के ऊपर हंस रहे हैं कि क्या ये विदेश से पढ़ के आए हैं, इनको ये भी समझ नहीं है कि क्या बातें करनी है। अब ठीक है, आप जा रहे हो इधर उधर खींच मिटाने के लिए, पता नहीं आपको लग रहा होगा कुछ समाजवादियों से क्या डील हुई है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो अपने ऊपर ठीक रहा। अब दिक्कत तो यही होती है, कांग्रेसी से पूछो कि ये जो कांग्रेस का सफाया हुआ है यूपी में और जो बाकी राज्यों में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो क्या कहेंगे, कार्यकर्ताओं ने काम ठीक नहीं किया। राहुल गांधी की गलती नहीं है, ना सोनिया की बताएंगे। ठीक अखिलेश यादव यही लोगों से कहलवाना चाहते हैं, सफाइयों से, कि ये जो चुनाव में हार हुई है, सरकार ना बनाने में नाकाम रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है निश्चित रूप से, क्योंकि तुम अपने आप टिकट बांटने का काम कर रहे थे, तुमने फैसले लिए कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? उस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे, इसीलिए इधर उधर झांक रहे हैं। इसी तरह आरएलडी को साथ लिया। अब बात कर लो जयंत चौधरी से, क्या हुआ भाई तुम्हारा? आरएलडी आई रे, सरकार बनाएगी, सोचा था 25 सीटें लाएंगे, नहीं मिला, सफाया हो गया। तो कौन जिम्मेदार है? कहेंगे इनकी जिम्मेदारी नहीं है साहब, मतलब जीत जाएं तो हम और हार जाएं तो तू। ये जो है उल्टी सीधी बातें हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी के लोगों की बौखलाहट है। लोगों का कहना यह है उत्तर प्रदेश के कि ये इस तरह से केवल अपनी खींच मिटा रहे हैं। कोई 2 वीडियो बना लेंगे, कोई 2 लोग मिलकर ऑडियो बना लेंगे, कोई किसी का नाम लेकर अखिलेश यादव कहेंगे हमारा एक डीएम है, हमें खबर दी है, हमारे भी आदमी पुलिस में हैं, हमारे भी आदमी प्रशासन में हैं। इस तरह की भाषा बोलते हैं। इनके आदमी पता नहीं हैं कि क्या हैं, ये डीएम या पुलिस या ये इस तरह के आदमी, ये होते हैं सरकार के, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगी। और इसके बाद ये पोल भी खुलेगी कि ये साजिश के पीछे कौन थे। वंदे मातरम।